इकबाल भाई का, खालिद भाई का और आप सारे हजरात का जो लोग इतने भारी संख्या में आए हैं। मुख्तार भाई है, इमाम साहब है, सब लोग आए हैं, धन्यवाद। ऐसा है कि चाक है जिगर, चाक है जिगर, फिर भी आया हूं रहू करके, जाने से पहले आप सबको हकीकत से रूबरू करके जाऊंगा। इतना ही बोलूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे आप लोग नमाज अदा करते हैं, उससे पहले गंगा में वजू करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति हम देख रहे हैं वो सही में दयनीय है, क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। क्योंकि आज कोई कहता है कि 2014 में हमें आजादी मिली है, ये कितना अजीब बात है। ये ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है वो केवल अल्पसंख्यक के लिए दिक्कत पैदा कर रही है, दुश्वारियां पैदा कर रही है। वो हमारे लिए जो मेजोरिटी है इस देश के, उसके लिए भी दुश्वारियां पैदा कर रही है। इतिहास इसका गवाह है कि 1,98,58,05,120 साल पहले सूरज इस धरती पे आया था। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग के 5,120 साल चल रहे हैं। इन चारों युगों को मिला के एक चतुर्विधि होती है और ऐसे 71 चतुर्विधि को मिला के एक मनवंतर होता है। 1800 मनवंतर बीत चुका है, हम 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वें मनवंतर के 18वें चतुर्विधि पे है। तब भी हिंदुस्तान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हिंदुस्तान का आजादी कभी भी 2014 में नहीं आया है। हिंदुस्तान का आजादी अगर कभी आया है तो उन्होंने कैसे ये बात भुला दिया। चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे अकबर का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे विवेकानंद का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष का भारत हो, ये भारत सदियों से है, आगे भी रहेगा। आप लोगों ने शायद मंगल पांडे का नाम सुना है, लेकिन कभी भी आप लोग नहीं देखेंगे भाजपा के किसी भी नेता के मुंह से किसी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम निकलेगा, कभी भी नहीं। एक भी नहीं दिखा पाएंगे आप कि कोई फांसी पे चढ़ा है उन लोगों के दल से, क्योंकि उसका गठन ही तो 1982 में हुआ है। तो 1982 में गठित पार्टी कैसे हिंदुस्तान को आजादी दिलाएगी, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और जहां तक अमृतकाल की बात है, आज अमृतकाल की बातें किया जा रहा है कई जगह पे कि अमृतकाल आ चुका है। तो अमृतकाल पूछने से पहले वो हबीब जुनैद जो 17 साल का बच्चा ईद का कपड़ा खरीद के रिटर्न आ रहा था, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं 2 लफ्ज बोलते हैं। मैं तो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको ना वजीर मानता हूं, ना प्रधानमंत्री मानता हूं, मैं तो उनको बादशाह मानता हूं, क्योंकि बादशाह के तेवर है उनके। बादशाह के तेवर जैसे होते थे उसी तरह क्रूर बादशाह का तेवर उनका है। वो आज अल्पसंख्यक से बाबर की दलील मांग रहे हैं, आज की तारीख छोड़ के बाबर की दलील मांग रहे हैं, ये सबसे दुख का है। दूसरी बात, आज आप कहीं पे भी बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर जो आप चला रहे हैं वो केवल कोई बिल्डिंग को नहीं तोड़ रही है, वो तोड़ रही है इस देश का लोकतंत्र, इस देश का विश्वास, इस देश का भाईचारा को तोड़ रही है। किया था कि इस तारीख के दरमियान सबके माथे पे छत रहेंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है जो छत था वो भी आप छीन रहे हैं। मेहरौली में जो मस्जिद आपने गिरा दिया बिना पूछे बिना नोटिस दिए, 600 साल की मस्जिद, आप अल्पसंख्यक सनात छीनना चाह रहे हैं, उनका परिचय छीनना चाह रहे हैं। इसमें जितना अधिकार सिख का है, जितना अधिकार मुसलमान का है, जितना अधिकार हिंदू का है, उतना ही अधिकार जैन का है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में ये हमारे संविधान ने दिया है, ये किसी के दाम या भीख पे हमें नहीं मिला है, इस देश का संविधान ने दिया है। दूसरी बात है, आज डेवलपमेंट की बात हो रही है। आज अब कहीं पे भी जाइए कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट, लेकिन जो डेवलपमेंट बिना किसी ह्यूमन इंडेक्स का हो उसका क्या वैल्यू है। आप यूरोप अमेरिका का बातें छोड़ दीजिए, उस पर हम नहीं जाएंगे, उस चर्चे पे हम नहीं जाएंगे। आप सीधे आइए नेपाल और बांग्लादेश की बातें पे, ह्यूमन इक्वालिटी इंडेक्स पे अब हम उससे भी नीचे चले गए हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। आज डॉलर गिरता है तो निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि डॉलर ऊंचा गया, रुपया ऊंचा नहीं गया। लेकिन कभी आप इसको दूसरे तरफ से सोचिए कि जो आदमी अमेरिका से हिंदुस्तान में संपत्ति खरीद रहे हैं, $1 अगर 10 रुपया बढ़ा तो उसको क्या फायदा हुआ। तो वो जो सोचिए $500 में जो चीज उसको मिल रहा था उसको $400 का मिल जाएगा। तो इस तरह से
एक समय आएगा जब आपकी संपत्तियों पे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था उसी तरह से रुपया जो घटते जा रहा है इसके दरमियान कोई स्थिति में हम लोग चले आएंगे, ये है। लेकिन एक तरफ तो मैंने आप लोगों को ये चीजें दिखाया, आप लोग को जब अंतिम संस्कार होता है तो एक कफन की जरूरत होता है, उस पे भी जीएसटी है। हमारे जब अंतिम संस्कार होता है जो सामानों की जरूरत होती है उस पे भी जीएसटी है। ये कैसा सरकार है कि आदमी का एक अंतिम संस्कार में जीएसटी, वो भी 18%, लेकिन आप डायमंड खरीदेंगे तो आपका जीएसटी है 5%। किताबों पे जीएसटी। आज देश में जैसा हमारा मास्टर साहब ने बताया अभी कुछ पहले, बहुत अच्छा बात उन्होंने रखा एजुकेशन के बारे में। मैं तो सोचता हूं कि इस देश में सबसे पहला जरूरत आज है एजुकेशन का, ना शौचालय का ना देवालय का, सबसे पहला जरूरत है विद्यालय का, जैसा कि आपका लाइब्रेरी है। क्योंकि ये तालीम जो बच्चों को देंगे वो बच्चे हमारे भविष्य निर्माण करेंगे। आप तालीम में कमजोर रह जा रहे हैं तो कहां से हमारी निर्माण होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एजुकेशन पे जो एनुअल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे 29% घटा दिया गया है पिछले साल। पता नहीं इस साल फरवरी में फिर कौन से झटके लगने वाले हैं। तो एजुकेशन पे क्या शिक्षा, क्या रोजगार, क्या शिक्षा, कोई किसी भी चीज पे सरकार का ध्यान नहीं है। और एक बात जान लीजिएगा, क्या गरीब, क्या माइनॉरिटी, क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, इस सरकार के जब तक है इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। क्योंकि दिल, मैं तो एक चीज मानता हूं, जब तक कमल है दिल में कभी भी मोहब्बत आने नहीं देगी। आप मुसलमान हम हिंदू को कभी गले मिलने नहीं देगी। यही है भाजपा, यही है कमल। क्योंकि अब किसी भी भाजपा का प्रवक्ता को शाम के टाइम बोल दीजिए टीवी डिबेट में कि इस डिबेट में आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, मुसलमान नहीं बोलेंगे, चाइना नहीं बोलेंगे, तो देखिए 2 मिनट में वो अपना भाषण छोड़ के निकल जाएगा। क्योंकि इसके अलावे उनके पास है नहीं कुछ आपको देने के लिए। यही 3 चीजों बता सकते हैं। वो कभी भी नौकरी की बातें नहीं करेंगे, वो कभी भी लॉ ऑफ रिलीजन की बातें नहीं करेंगे, लॉ ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो फंसना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि मुझे सिर्फ एक रास्ता पे चलना है। और रही बात हिंदू की, मैं आपको एक बात बिना हिंदू बता रहा हूं, ना राम मिला ना रोजगार मिला, लेकिन हर एक गली पे एक बेरोजगार बैठा मिला। अभी देश का आलम ही है। और जहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार है, देखिए वहां पे 72 ऐसी योजनाएं चल रही है। आज जिसको केंद्र की सरकार कॉपी कर रही है, भाजपा कई राज्यों में बोल रही है कि मैं यहां जीतूंगा तो लक्ष्मी भंडार चालू करूंगा। तो आप तो नकल उतार रहे हैं, तो नकल चीजों को कोई क्यों ले, जो असल चीज जब सामने में है। रहा ममता दीदी की सरकार, ऐसा नहीं है केवल कि माइनॉरिटी के लिए काम किया है पिछले 12 साल में। आप देखिएगा एक पर्टिकुलर ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसे शॉर्ट में हम डोमा कहते हैं। वहां पे एक ऑफिसर बैठे हुए हैं कि अल्पसंख्यक को क्या तकलीफ है, इनको क्या जरूरत है, उसके लिए अलग फंड आवंटित किया है हमारे बजट में। हमारे सुंदरबन उन्नयन अलग से है, दीघा शंकरपुर उन्नयन अलग से है। तो एक तरह से जो विकास होता है देश का, उसमें विकास तभी होता है जब सब जाति उसमें समा जाते हैं। और वही चीजें आज बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है, जो मैं सोचता हूं कि पूरे मगरिबी बंगाल आज पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखा रही है। जो पहले कभी हम लोग कहते थे व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आज स्वास्थ्य साथी, तो पहले जब स्वास्थ्य साथी यहाँ चलने लगा, यहाँ आयुष्मान भारत नहीं लागू है, तो मोदी जी ने हल्ला करने लगा कि बंगाल में आयुष्मान भारत क्यों नहीं चलने दे रहा है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, मूल कारण। आप लोगों के कईयों के रिश्तेदार झारखंड में है, बिहार में है, यूपी में है, किसी से भी पूछ लीजिए, आयुष्मान भारत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसके पास लाल कार्ड है। लेकिन बंगाल में, मगरबी बंगाल में पूरे 8 करोड़ जनता को, जो हमारी जनसंख्या है, सभी को मिलता है स्वास्थ्य साथी, बच्चे तक को। यह है फर्क। अगर आज आयुष्मान भारत यहाँ लागू होता तो जिसके पास लाल कार्ड नहीं है उसका सपना रह जाता कि मेरा घर का कोई बीमार हो तो हम भी मिशन हॉस्पिटल में जाए। और आज देखिएगा आपका इसको का डायरेक्टर साहब भी मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है, और कोई महरूम इंसान भी वहीं पे भर्ती है, तो माजूर इंसान भी उसके बगल वाले बेड पे भर्ती है। ये तेल है स्वास्थ्य साथी स्कीम का, और ये आप लोग प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जहां तक मेरा तजुर्बा कह रहा है कि देखिए जो भी पश्चिम बंगाल सरकार की स्कीमें हैं उस पे आप लोग लाभ उठाने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, क्योंकि जो कागजात आ रही है उसमें आप लोगों का कागजात का संख्या कम रहता है। जैसा कि देखिए मैं आपको आपके सामने
ये दिया हूं इकबाल भाई को प्रचार करने के लिए, खालिद भाई को, कि हमारे सरकार की तरफ से 3 लाख रुपया का राशि लोन के रूप में नौजवानों को, माइनॉरिटी नौजवानों को दिए जा रहे हैं, जो उसको त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह के कई सारे स्कीम्स। दूसरा मैं देखता हूं कि विवेकानंद स्कॉलरशिप, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन काफी कम है। हालांकि हर एक बच्चा को मिल सकता है जिसका पिता का रोजगार कम हो, जिसका परिवार का रोजगार कम हो, जिसके पास अर्थनैतिक कोई दिक्कतें हो, लेकिन ये चीजें पे नहीं काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं और मैं यही काम करूंगा भी कि ये जो ब्रोशर और लिफलेट्स है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे तो देख ही जाऊंगा, लाइब्रेरी में, मस्जिदों में भी मैं बंटवाने का सोचा, ताकि ये पैगाम आपके कौम तक, सभी तक पहुंच जाए कि इसका लाभ लेना है और इसे तालीम बच्चों लोग को अच्छे करना है। चाहे जिसको रोजगार का जरूरत है कि वो लोन के लिए अप्लाई करे, वो उस लोन का वो पूरा फायदा उठाए। तो बस आप लोगों से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। आप लोगों से जाने से इतना ही बोलूंगा, जाने से पहले, कि बस दुआओं में याद रखिए। धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद, और जिंदाबाद और नाबाद आप लोग रहे, हिंदुस्तान के लोग। धन्यवाद।